हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं मोहित एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कहते हैं कि हौसलों के इस तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो इसी उम्मीद के साथ आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। और आप सभी तो हमारे मांझी हो भाई, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, और हम छोड़ने देंगे भी नहीं। साथियों, आइए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। साथियों, कल मैंने और आपकी जो है साइंस में बेसिक क्लास जो कि मैटर से था, थोड़ा सा उसका वीडियो मैंने आपको दिया, प्रोवाइड करवाया। और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा रात हो गई थी तो इस वजह से कल वीडियो पूरी नहीं हो पाई। तो आइए बिना किसी टाइम एक्सपेंड किए हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, कल मैंने आपको बोला था द्रव्य, द्रव्य या फिर पदार्थ, द्रव्य या फिर पदार्थ, इसे हम लोग बोल सकते हैं मैटर। क्या बोल सकते हैं साथी? मैटर। ठीक है ना। हमने बोला था मैटर, कल कहा था कि मैटर का क्लासिफिकेशन किया था हमने, मैटर का क्लासिफिकेशन किया। तो जब मैटर का क्लासिफिकेशन किया था साथी, तो क्लासिफिकेशन करने पर दो प्रकार का था ये। एक तो था, मैंने किया था भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। देन आपका अगला नेक्स्ट था केमिकल क्लासिफिकेशन या फिर रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। इसे क्या बोलेंगे सर? थोड़ा सा इंक चाहिए। रासायनिक वर्गीकरण, इसे हम कहेंगे केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। साथियों, भौतिक वर्गीकरण को पुनः फिर हम तीन पार्ट्स में इसका स्टडी करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था, एक था आपका ठोस था, इसे हम लोग बोलेंगे सॉलिड। अगला है द्रव, इसे बोलेंगे लिक्विड। और नेक्स्ट था आपका गैस। क्या था? गैस, गैस, यहां पर गैस लिख दिया। ठीक है साथियों। और मैंने आपको कल बताया था कि इसके बाद जो है आपका बीईसी था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था, साथ ही साथ बीईसी हो गया था, और प्लाज्मा एक अवस्था थी। तो इसी क्रम में बात करेंगे साथियों। आज बिना किसी हम देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बस 2 मिनट रुक, 1 सेकंड रुक जाइए, बस इंक डाल लें, उसके बाद हम क्लास को पुनः फिर आगे स्टार्ट करते हैं साथियों। समझना, मैंने आपको कल बताया था सॉलिड के बारे में आपको बता दिया है, गैस द्रव के बारे में बता दिया है, गैस के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को आप अपना देख लीजिए। इसके बाद में समझना, यहां पर अगली आपकी चौथी अवस्था थी प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था। और आपकी पांचवी है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइए हम इसका सबसे पहले पुनः क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसको भी हम लोग जो है दो पार्ट्स में इसको तोड़ लेते हैं। एक होगा हमारा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर मटेरियल, प्योर सब्सटेंसेज। एंड अगला है आपका अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है साथियों, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में, प्योर मटेरियल में, प्योर मैटर में आपका हम कह सकते हैं, यहां पर आपका एक तो होगा तत्व, या फिर इसे बोलेंगे एलिमेंट, एलिमेंट्स। अगला है यौगिक, यौगिक, यौगिक में या फिर इसे बोल सकते हैं कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है ना। तत्व को पुनः फिर हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। तत्व में आपका आएगा धातु, या फिर इसे बोलेंगे साथियों मेटल। लिखते जाइए अपने कॉपी पर। अगला है अधातु, इसे बोलेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल। और अगला है उपधातु, उपधातु।
उपधातु को बोलेंगे मेटेलोइड, मेटालोइड। क्लियर। यौगिक में दो प्रकार के यौगिक भी होते हैं साथियों, कौन कौन से होते हैं समझना। यौगिक में कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। दो प्रकार से कौन से यौगिक होंगे, इसको पुनः क्लासिफाइड कर लेते हैं। एक तो हमारा होगा कार्बनिक यौगिक। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट होगा आपका अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी समझना, हमने क्या किया, रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को पुनः जब हमने क्लासिफाइड किया तो एक तत्व, दूसरा क्या होगा, यौगिक, यानी एलिमेंट्स और क्या, कंपाउंड। एलिमेंट में धातु आएगा, अधातु आएगा और क्या आएगा साथी, उपधातु आएगा। और यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। साथियों अब लगे हाथ इसको भी हम लोग क्लासिफाइड कर लेते हैं। इसमें आपका आएगा मिश्रण। क्या आएगा साथी, मिश्रण आएगा। मिश्रण में इसे बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलेंगे साथी, मिक्सचर बोलेंगे। अब मिश्रण में समझना एक क्या होगा, मिश्रण भी आपका दो प्रकार के होंगे, आपने देखा भी होगा या फिर आपने नहीं जाना है तो अभी बताएंगे आपको। एक होगा समांगी मिश्रण, अगला है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण। साथियों देखिए, मैंने पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में बांटा। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों में तत्व, यौगिक की बात करेंगे। तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु आएगा। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आएगा। और अशुद्ध पदार्थ में बात करें मिश्रण में समांगी मिश्रण और क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है साथियों। अब आइए देखिए, कल मैंने ठोसों के बारे में, द्रवों के बारे में, गैसों के बारे में जान लिया। ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। लेकिन गैसों में ना ही इनका कोई आकार होता है और ना ही इनकी कोई क्या होती है, आकृति होती है। तो इसके बारे में कल मैंने आपको बहुत बताया था। ठीक है साथियों। आइए समझते हैं आगे। अगली है हमारी अवस्था प्लाज्मा। कौन सी अवस्था साथियों, प्लाज्मा के बारे में उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प्लाज्मा अवस्था कौन सी है समझना। प्लाज्मा एक, हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा एक अणु होते हैं। अब अणु होते हैं समझना, अणु क्या चीज समझना। जैसे यहाँ पर ये है, मान लो कोई पदार्थ है। अब इसके बहुत सारे क्या होंगे, अणु होंगे। कैसे होंगे, ये अणु होंगे। ठीक है, या फिर कण कह सकते हो, अणु या फिर क्या कह सकते हो, कण कह सकते हो। लेकिन जो प्लाज्मा के जो अणु होंगे ये क्या होंगे, आयनीकृत होंगे। कैसे होंगे, आयनीकृत होंगे। आयनीकृत मतलब ये आयन में होंगे, समझना। और आयनीकृत होने के कारण इनका जो एक्साइटमेंट होगा, ये कह सकते हैं ये अधिक उत्तेजित होते हैं। ये क्या होंगे, उत्तेजित अधिक होते हैं, समझना। जैसे कि आपका एग्जांपल बोले, आपके घरों में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइटें होती हैं, और यहाँ तक कि आपने जो देखा होगा, जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो चमकते हैं, ठीक है ना। तो किसके कारण चमकते हैं, प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। किसके कारण साथी, प्लाज्मा के कारण ही उनमें चमक होती है। जैसे ट्यूबलाइट लगी होती है ना। अच्छा, ट्यूबलाइट में होता क्या, जो ट्यूब होती है, ट्यूब, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर ऐसे ही यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल या अणु भरे होते हैं, और वो आयनीकृत होते हैं। कैसे होते हैं, आयनीकृत होते हैं। अब जैसे ही उनमें समझना एक न्यूट्रल और एक फेज यानी करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बहुत ही तेजी के साथ वो आयनीकृत हो जाते हैं, यानी उत्तेजित हो जाते हैं। और उत्तेजित जैसे ही होते हैं, उनमें झम से क्या आती है, चमक। क्या आती है, चमक आती है। जिसके कारण आप कहोगे ट्यूबलाइट क्या हो गई, जल गई। क्या हो गई, जलने लगी, प्रकाश होने लगा। तो समझना ये प्लाज्मा की अवस्था है। अब हम बात करेंगे बीईसी के बारे में। कौन सी अवस्था, बीईसी की अवस्था की खोज किसने की, समझना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की खोज किसने की, समझना। तो एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था साथियों, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। तो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, यहां पर लिखिए
सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे। अच्छा, इन्होंने बताया कि जो वायु का जो घनत्व है, सर थोड़ा आवाज कम कीजिए। इन्होंने कहा जो वायु का घनत्व है, कुलदीप भाई वो बंद कर दो यार, लाइट वो क्या बोलते हैं समरसेबल, आवाज आ रही हो जाता है। ठीक है, देखिए इन्होंने बताया सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जो वायु का घनत्व है, इस वायु के घनत्व को इन्होंने कहा जो वायु का इसका देखिए समझना, इन्होंने कहा जो वायु का घनत्व है डेंसिटी ऑफ एयर। इन्होंने कहा इस वायु के घनत्व को लगभग यदि 1,00,000 गुना तक कम कर दिया जाए इसका घनत्व, समझना। वर्तमान जो वायु का घनत्व यहां पर दिख रहा होगा, इस कंडीशन इन्होंने कहा यदि इस वायु के घनत्व को 1,00,000 गुना तक कम किया जाए, 1,00,000 गुना तक कम किया जाए, वायु के घनत्व को 1,00,000 गुना तक कम कर दिया जाए इसका घनत्व, और उस जो प्राप्त होगी अवस्था उसको अत्यधिक निम्न ताप मतलब बहुत ही कम ताप पर उसको क्या कर दिया जाए, उसको बहुत ही कम ताप पर ठंडा कर दिया जाए। क्या किया जाए साथी, उसको बहुत ही अधिक या कम ताप पर, सॉरी अधिक नहीं कम ताप पर क्या किया जाए, ठंडा कर दिया जाए। जब ठंडा करेंगे, जब उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इन्होंने कहा एक पदार्थ की नई अवस्था प्राप्त होती है। उस पदार्थ की नई अवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब कहोगे बोस, तो बोस सत्येंद्र नाथ बोस है, लेकिन आइंस्टीन कहां से आया, समझना। जो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का, फेमस वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस प्रयोग की पुष्टि की, और इन्होंने जब पुष्टि की, कहा बिल्कुल ये सही है, इस वजह से इस प्रयोग पर ये कह दिया कि ये पदार्थ की नई अवस्था हो गई, जिसे बोला गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो हमने बोला ठोसों का क्या होगा, ठोसों में इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे अत्यधिक पास होते हैं, और पास होने के कारण इनका अंतरा आरूप बल भी क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद बात करें लिक्विड की यानी द्रव की बात करें, द्रव में क्या होगा, ठोसों की अपेक्षा इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा थोड़ा सा दूर दूर होगा, और दूर दूर होने के कारण इनका जो अंतराणविक बल होगा उसका मान थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। लेकिन गैसों में क्या होते हैं कि ये अत्यधिक दूर होते हैं, और दूर होने के कारण ये कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई साथियों। जब इतनी बात क्लियर है तो हम क्या करते हैं, आगे इसको केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में क्लासिफाइड करते हैं। तो आइए समझते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए आपने जाना प्लाज्मा की अवस्था, ये बहुत ही उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। इनमें जो कोई करंट प्रवाहित किया जाता है तो आयनीकृत होने के कारण ये उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे ये चमक जाती हैं। तो कह सकते हैं कि तारों का चमकना, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का जलना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके साथ ही आपके, जल्दी बोलो किसके एग्जाम्पल होंगे, बिल्कुल होंगे किसके, प्लाज्मा के। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, वर्तमान वायु का जो घनत्व है, इस घनत्व को 1,00,000 गुना तक इसका घनत्व कम कर दिया जाए, जो प्राप्त होगा उसको अत्यधिक निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, तो पदार्थ की नई अवस्था प्राप्त होती है, जिसे क्या बोलेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं, रासायनिक वर्गीकरण को लिख लेते हैं एक बार, समझने में आसानी होगी। रासायनिक वर्गीकरण में क्या होगा, जैसा कि आप सभी साथियों को मैंने बोला कि रासायनिक वर्गीकरण में एक तो होगा आपका शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंसेज, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंसेज होगा आपका, प्योर सब्सटेंसेज। और इधर आपका क्या होगा, दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ, होगा। अशुद्ध पदार्थ क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंसेज। क्लियर है साथियों। अब इसमें आपका क्या था, शुद्ध में क्या था समझना,
शुद्ध में मैंने बताया आपको, अभी अपने लिखा था, एक होगा तत्व, ठीक है, इसे बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है साथियों। दूसरा क्या होगा, यौगिक, क्या होगा, यौगिक होगा। अभी इसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। पहले इनके बारे में जान ले। तत्व, देखिए तत्वों में भी कई प्रकार, देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल है ना साथियों, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपने क्या जाना, आवर्त सारणी से बोलते हैं। आवर्त सारणी में आज तक अगर बात करें तो लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने साथियों, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों में आपको जानकारी के लिए बता दें, नेचुरल अगर एलिमेंट की बात करें, नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें तो लगभग किसी किसी बुक में 92 रहता है, तो कहीं कहीं पर आपको 98 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो होंगे अगले क्या होंगे, आर्टिफिशियल होंगे। तो आर्टिफिशियल समझना, बाकी शेष जो भी बचेंगे, मान लो हम 98 मान के चलें, कितने मान के चले, 98। तो 98 मान के अगर हम चल रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं, तो 20 ऐसे तत्व बचेंगे जो कि क्या होंगे, आर्टिफिशियल, अर्थात इनको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, ठीक है ना साथियों। और उसी पीरियोडिक टेबल में आपको जैसे कि क्षारीय धातुओं में, क्षारीय मृदा धातुओं में और डी ब्लॉक के तत्वों में, जिसे ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं आप लोग, इनमें आपको धातुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। क्षारीय धातुएं एस ब्लॉक में, क्षारीय मृदा धातुएं, ये सभी क्या होते हैं, धातु। तो समझना है तो खाली पीरियोडिक टेबल में ही। तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि तत्वों में धातुएं होती हैं, क्या होती हैं, धातु होता है। अब धातु होता है, अगला क्या होगा, अधातु होगा, यानी नॉन मेटल होगा। अगला क्या होगा, उपधातु या मेटेलॉइड होगा। अब समझना मेरे दोस्त, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं वे पदार्थ जो आसानी से धनायन को बनाती हैं, वे पदार्थ जो आसानी से धनायन बना सकती हैं, जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें धनायन बनाने की क्षमता होती है, धातु कहलाते हैं। तो धातुओं में हम कह सकते हैं, धातुएं सामान्यतया धातुएं कैसी होती हैं, सामान्यतया अगर बात करें, धातुओं में सामान्यतया बात करें तो धातुएं कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, सामान्यतः कैसे होंगी, कठोर होंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कठोर, अगर हम बात करें दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ अगर बात करें तो डायमंड यानी हीरा अधातु है, लेकिन होता क्या है, कठोर। क्या होता है, कठोर। तो ये अपवाद में साथियों, ठीक है ना। और अगली बात है कि धातुओं में क्या होती है, आघात वर्धनीयता होती है, वर्धनीयता होती, आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता मतलब ये होता कि धातुओं में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इनको महीन पतले चादरों में हम लोग क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। और इनमें क्या होती है, अगली बात है कि धनायन बनाने की, इनमें धनायन बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति। इनमें धनायन बनाने की क्या होती साथियों, प्रवृत्ति होती है। धनायन बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होंगी, इन आघात वर्धनीय होंगी, और धनायन बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। समझना, अधातुओं की बात करें तो ये लिक्विड में भी हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, द्रव में भी हो सकते हैं, ठीक है साथियों। कैसे हो सकते हैं, द्रव में, और गैसों में भी ये हो सकते हैं। अगली बात है, इनमें क्या होगा, ये इनमें जो है ऋणायन बनाने की, इनमें ऋणायन बनाने की क्या होगी, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होगी। उपधातुएं क्या होती हैं, मेटेलॉइड क्या होती हैं, जिनमें वे तत्व जिनमें धातु प्लस अधातु, धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे कि आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का एक आपको मिलेगा अलग, पी ब्लॉक में मिलेगा, तो आपका आर्सेनिक वगैरह इसी में क्या आएंगी, उपधातुओं में आती है। आप समझना, यौगिक में क्या था, यौगिक में एक था कार्बनिक यौगिक, एक है कार्बनिक यौगिक, और अगला है अकार्बनिक यौगिक। अब कहोगे कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक बिल्कुल सिंपल है,
वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक होंगी, और जिनमें कार्बन नहीं होगा वो क्या होंगी, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब यौगिक क्या होते हैं समझना। यौगिक में, एक सेकंड रुक जाइए, समझना मेरे दोस्त, यौगिक में क्या होगा। यौगिक में सबसे खास बात यह होती है कि यौगिक जब बनता है तो एक निश्चित अनुपात में बनता है। यौगिक जो पदार्थ की एक निश्चित अनुपात में बनता है। निश्चित अनुपात जैसे समझना, यौगिक का मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आपको उदाहरण दे आपको, तो जैसे मैंने कहा NH3, NH3 में देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का अनुपात 1 और हाइड्रोजन का अनुपात 3 मिलेगा। निश्चित अनुपात है कि नहीं, बिल्कुल है। आप यहाँ पर अगला देख सकते हो। अगला मैं कोई बात करूं, जैसे आपने ले लिया क्या, मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4, क्या होगा, CH4। तो मीथेन में CH4 है, यानी इसमें भी कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 4। देखो देखने को मिल रहा है ना। अगला मैं बात करूं से आपका हमने लिया ग्लूकोज। क्या ले साथियों, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6 होगा कि नहीं। तो यहाँ कार्बन देखो, ये कार्बनिक यौगिक होगा, इनमें कार्बन है। इस मेथेन में कार्बन है कार्बनिक, लेकिन इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें कार्बन का रेशियो देखो, कार्बन का रेशियो 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6। काट दो, यहाँ पर कितना आया, 1:2:1 आया। समझ लो ना। तो इनका एक निश्चित अनुपात होगा। क्लियर है ना। अब देखिए आगे क्लासिफाइड करते हैं इसको हम। ये होगा मिश्रण। क्या होगा, मिश्रण। मिश्रण में एक होगा समांगी मिश्रण और एक होगा आपका विषमांगी, समांगी और विषमांगी मिश्रण। क्लियर है। क्या होगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी। अब समझना समांगी क्या है। जब देखो मिश्रण में क्या होगा, मिश्रण में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हो, लेकिन कोई उनका रेशियो मतलब जो है उनका अनुपात कोई निश्चित ना हो, किसी भी अनुपात में हो, वो क्या होगा, मिश्रण। जैसे चावल में आपको कंकड़ मिला दिया जाए, तो क्या चावल और कंकड़ मिलाए तो क्या उसमें क्या है, आपका कोई रेशियो निश्चित है कि अनुपात निश्चित है कि 1 किलो चावल में 200 ग्राम आपको कंकड़ मिलाए जाएंगे, 100 ग्राम कंकड़ मिलाएगा, नहीं, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा होता है समझना, ये क्या होगा, आपका विषमांगी होगा। लेकिन समांगी में क्या होगा, समांगी में बिल्कुल साथियों, समांगी में उनके गुणधर्म, पदार्थों के गुणधर्म, जिससे मिश्रण बनेगा उनके गुणधर्म यानी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लगभग क्या होंगे, समान होंगे, हम यूं कह सकते हैं। जैसे कि समझना, जैसे कि मैंने क्या किया, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। इस अल्कोहल में हम क्या मिला दे, पानी मिला दे। क्या मिला दे, पानी मिला दे। तो क्या पानी में शराब मिलाओ तो क्या शराब को अलग कर सकते हो या पानी को अलग कर सकते हो, पुनः नहीं कर सकते ना साथियों। तो ये आपका क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। जैसे यहीं पर हम अगला एग्जांपल लें, जैसे मैंने कहा नमक। ठीक है, नमक और पानी या फिर चीनी हो गया या फिर पानी। समझना, हालांकि चीनी क्रिस्टल के रूप में आपको दिख रहा होगा, नमक क्रिस्टल के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन इनको जब घोलेंगे तो इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, और इनको अलग नहीं कर सकते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। विषमांगी हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होगा, देखो इसे होमोजीनस बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। अब समझना, हेट्रोजीनस में क्या होगा, इनका गुणधर्म बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि आपने देखा होगा तेल में हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं तो तेल ऊपर चला जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। ये क्या कारण है साथियों, जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर हल्का होगा तो वो ऊपर जाएगा और जो भारी होगा थोड़ा सा वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा। तो तेल का जो घनत्व होगा ना साथियों, थोड़ा सा पानी की अपेक्षाकृत कम होगा, तो घनत्व कम होने के कारण क्या होगा, वो हल्का होता है। तो समझना, विषमांगी में क्या आएगा, तेल हो गया प्लस क्या, पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, या फिर कह सकते हैं चावल और कंकड़ का मिश्रण। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में मैंने आप पूरा क्लासिफिकेशन लगभग कंप्लीट कर दिया है। आगे जो है ये बेस कंप्लीट हो गया है, आगे चैप्टर वाइज हम क्लास स्टार्ट करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, और मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखो मैंने जो है इसके पहले बायोलॉजी में मैंने बेसिक बायोलॉजी पढ़ा दी है, और उसके बाद बायोलॉजी क्या है, कैसे कैसे बना है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बता दिया है।
अगली जो क्लास होगी तो मैं शायद कोई एक टॉपिक उठा सकता हूँ, ब्लड। अगर जैसे मान लो ब्लड ही उठा लिया तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आप भरोसा रखिए हम पर, थोड़ा सा आपको समय जरूर देना होगा, थोड़ा सा समझना होगा हमें, आप समझ जाओगे तो बिल्कुल निश्चित है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी साथियों तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा जरूर दोस्तों। ठीक है साथियों, तो हम इसी उत्साह और जुनून के साथ फिर आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।